वंदे मातरम। नमस्तम। अभी कुछ दिन पहले तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, वो भूकंप आया नहीं था, वो लाया गया था। जी हाँ, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अब यह बात तुर्की के लोग कह रहे हैं। एक तकनीक है जिसके ऊपर काम कर रहा है अमेरिका, एक परियोजना है, उसका नाम है हार्प, हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इसके माध्यम से आयनोस्फीयर के ऊपर स्टडी की जाती है, ऐसा वो कहते हैं। परंतु ये हाई फ्रिक्वेंसी यदि जल के अंदर प्रवाहित की जाए तो उसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। तुर्की का एक कहना है कि जब ये भूकंप आया था उसके ठीक पहले तुर्की के आसमान में बड़ी तेज बिजली कौंधी थी, उनको बड़ी बिजली दिखी थी। और भूकंप का बिजली का कोई संबंध आपस में नहीं होता है। दूसरी बात, दो जहाज, अमेरिकी जहाज तुर्की के समुद्र में थे। तीसरी बात, अमेरिका के कहने पर 9 देशों ने तुर्की में अपने दूतावास बंद कर दिए थे भूकंप आने से कुछ समय पहले। अपने दूतावास क्यों बंद किए? क्योंकि ऊपर से हिंट मिल चुका था कि भैया यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, अपने अपने दूतावास बंद कर दीजिए। तो पश्चिमी देशों ने अपने अपने दूतावास बंद कर दिए। और ये जो हार्प है, इस पे जो अनुसंधान चलता है, उसको अमेरिका की जल सेना भी वित्तीय सहायता देती है। अब जल सेना क्यों वित्तीय सहायता करती है? जल सेना के लिए काम की चीज होगी ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि हार्प से जो मौसम को बदलाव किया जा सकता है, जो मौसम में परिवर्तन किया जा सकता है, वो जो बात हम पिछले कई वर्षों से आपको बताते आ रहे थे, अब वो सच्चाई खुल करके आपके सामने आ गई। अब खुद तुर्की के लोग ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका ने हार्प का इस्तेमाल करके तुर्की में भूकंप लाया। एक बात मैं आपको और बता दूं, 2020 में चीन में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जगह जगह पानी 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 हो गया था। और पश्चिम के मीडिया ने बात कही थी कि 1000 वर्षों का अब तक का सबसे अधिक पानी बरसा है। अब 1000 वर्षों का रिकॉर्ड तो होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये चीन के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ थी, जो कि मेरा ये मानना है ये भी अमेरिका द्वारा प्रायोजित थी और इसको भी हाथ से लाया गया था। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हार्प के माध्यम से मौसम में बदलाव किया जा सकता है। कहीं के बादल कहीं लाए जा सकते हैं, कहीं पर अति वृष्टि करवाई जा सकती है और कहीं पर सूखा पड़वाया जा सकता है। और भारत के खिलाफ भी यह हथियार इस्तेमाल हुआ था और होगा और हो रहा है। और हमारे देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मिली भगत भी है इसके अंदर। तो आप देखिए किस प्रकार से महाभारत में भी ऐसा ही कुछ था। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े दिव्यास्त्र हुआ करते थे। एक सामान्य अस्त्र, एक दिव्यास्त्र, दिव्य आग्नेयास्त्र, उसको चलाओ तो अग्नि पैदा हो जाती है। इंद्रास्त्र, उसको चलाओ तो बारिश हो जाती है। वायुवास्त्र, उसको चलाओ तो वायु फैल जाती है, जगह जगह तेज आंधी तूफान। वो सब क्या थे? वो दिव्यास्त्र थे, दिव्य अस्त्र थे, यानी कि सुपर टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित अस्त्र थे। अब वो सब अस्त्र और शस्त्रों का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो पश्चिम ने चुरा लिया, उसके पास चला गया। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि पूरा विश्व किस प्रकार से कुछ परिवारों के हाथ में आ चुका है, कुछ लोगों के हाथ में आ चुका है। वो मुट्ठी भर लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि विज्ञान उनके नियंत्रण में है
और किसी भी मानव जाति को, किसी भी देश को वो अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। इसके लिए लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की साजिश रची है पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की, क्योंकि आगे आने वाला टाइम एआई का है, रोबोटिक्स का है, ऑटोमेशन का है। तो 80% लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लोग यूजलेस हो जाएंगे, यूजलेस पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन विल बी यूजलेस। तो उनको नियंत्रित करना, उनको गुलाम बनाए रखना या उनको मारना, इन सब का गहरा षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। और पिछले 3 वर्षों से आपने देखा है जो नाटक चला, अभी हम कहेंगे तो वीडियो हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब इसका समाधान पे बात करते हैं। देखिए, साइंस हमारे पास थी पहले और साइंस अब इनके पास है। आप कह सकते हैं जी क्या फर्क पड़ता है, साइंस पहले हमारे पास थी अब इनके पास है। फर्क पड़ता है। जब भारत की जनता के हाथ में साइंस होती है, जब भारतीयों के हाथ में साइंस होती है, तब और जब यही साइंस, यही नुकसान, यही आक्रमण या पश्चिम के पास होता है तब, या ये अरब कंट्री के पास होता है, तब क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि जब 2 राजा हिंदुस्तान में लड़ते थे युद्ध भूमि में, तो उनसे कुछ मीटर दूर एक किसान अपनी खेती करता था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक राजा यदि हार गया तो हारे हुए राजा की जनता को जीता हुआ राजा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, उसे अपनी जनता मानता था। लेकिन जब अरब से आक्रमण शुरू हुआ, हारे हुए राजा की जनता का भयानक अपमान किया गया, उनकी स्त्रियों को लूट लिया गया, बलात्कार किया गया, अलग अलग बाजारों में लाके जाकर बेचा गया, बच्चों को गुलाम बनाया गया। ये एक सभ्यता थी, एक सभ्यता वो जो हमारी सभ्यता है, जो आपकी सभ्यता है। और पश्चिम की जो सभ्यता है, हम जब युद्ध करते थे तो 2 राजा आपस में युद्ध करते थे, हार और जीत का फैसला राजा के युद्ध से होता था। आम जनता को पीड़ित नहीं किया जाता था। लेकिन पश्चिम क्या करता है कि आम जनता को मारता है। सेना से सेना का युद्ध नहीं हो रहा है, आम जनता को मारा जा रहा है, आम जनता को काटा जा रहा है। अब एक भूकंप लाया गया, हजारों की संख्या में, 50,000 कम से कम सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर, और 5-10 हजार सीरिया के अंदर भूकंप में लोग मारे गए। संख्या बढ़ती जा रही है। आप लोग इस षड्यंत्र को पिछले कई वर्षों से समझ चुके हैं। हम तो पहले से बात करते आ रहे हैं, लेकिन तब किसी को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो समाधान होना चाहिए। पूरी दुनिया एक हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और दुनिया का संतुलन बिगड़ चुका है, ये भी कोई दो राय नहीं। और आप लोग जागृत हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई विशेष देवी शक्ति है, कोई देवी देवता का विशेष आशीर्वाद आपके पास है, कोई देवी देवता का विशेष अंश आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए आप जाग चुके हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया को आप लोग रोशनी दे सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग पूरी दुनिया को एक ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं जो सत्य के ऊपर आधारित हो, जो समानता के ऊपर आधारित हो, जो बंधुत्व के ऊपर आधारित हो, जो मानव से मानव का टकराव को रोकने वाली हो, जो जीव दया और करुणा के ऊपर आधारित व्यवस्था हो। और यह व्यवस्था सिर्फ वो दे सकता है जिसके ऊपर से विशेष आशीर्वाद हो। और आप लोग चूंकि सारे षड्यंत्र को समझ चुके हैं, इसलिए निश्चित तौर से आपको ये षड्यंत्र समझाया गया है, आपको इस लायक बनाया गया है कि आप इसको समझें और उन ताकतों से लोहा लें, उन ताकतों से लड़ें। हम भी लड़ रहे हैं, जो लड़ेगा उसके ऊपर कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपके ऊपर
पुलिस लाठीचार्ज भी कर सकती है, या कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है, या कुछ आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, खुद को मजबूत बना दीजिए कि ये तो होगा भाई, ये तो धर्म की लड़ाई है, महाभारत चल रही है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है। आपको देखना होगा कि आप धर्म और सत्य के साथ में है या अधर्म और असत्य के साथ में है। जो धर्म और सत्य के साथ में होगा उसको भी नुकसान होगा। मेरे ऊपर भी केस हुआ, एफआईआर हुई, 5 धारा लगाई गई, और 17 फरवरी को अभी पटियाला हाउस कोर्ट में तारीख भी है। और यदि आप लोग पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो 17 फरवरी को आप लोग दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आकर के पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझ भी सकते हैं। किसी भी भारतीय व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी कोर्ट में जाकर के किसी भी केस के बारे में किसी भी कानूनी प्रक्रिया को समझ सकता है। परंतु काम तो आपको करना ही होगा, और आप ही कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से ऊपर से आदेश मिला हुआ है, उस आदेश को आप समझिए, उस निर्देश को आप समझिए, और अब तैयार हो जाइए। आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का समय है, और इस दुनिया में स्थायी शांति यदि स्थापित करनी है तो वो सिर्फ भारतीय कर सकते हैं। जब भारत का पूरे दुनिया पर शासन हो, जब भारतीयों का पूरे दुनिया पर शासन हो, आपका हो जाओ तैयार, बी रेडी। धन्यवाद, थैंक्स, नमस्ते, जय हिंद।